नमस्ते। आज हम लोग भाषा विषय का 8वां पाठ नरई पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो दृश्य दिख रहा है वो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का है और एक ट्रेन जो मेल या एक्सप्रेस ट्रेन है, गांव जाती है, वो ट्रेन हमें दिखाई दे रही है और उस पर कुछ बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। पाठ का नाम है नरई। अब इसके लेखक है डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 1938 में हुआ था। सुपरिचित साहित्यकार है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे में रीडर के रूप में सेवा दे चुके हैं। इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां ए रहीम, दर दर फिरही, बिन गोपाल, बैरिन भई कुंजे, बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल आदि इनकी प्रमुख कृतियां। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी, अब जो पाठ दिया है इसके विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता है। तो इस पाठ में डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी ने रेल से यात्रा की है और उस रेल से यात्रा के दरमियान जो भी अगल बगल का सुंदर दृश्य दिखाई दिया, प्राकृतिक दृश्य तो मन को हरने वाला था, उसका वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। रेलवे स्टेशन का नाम है न्यू जलपाईगुड़ी। बंगाली भाषा में भी लिखा है, हिंदी में और अंग्रेजी में। प्लेटफॉर्म का दृश्य है। न्यू जलपाईगुड़ी जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। अब जलपाईगुड़ी स्टेशन किसके बीच है? अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच। इसके बीच एक ट्रेन चलती है महानंदा एक्सप्रेस, और महानंदा एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम इसलिए है क्योंकि उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी महानंदा है। एक मुख्य नदी के नाम पर इस ट्रेन का नाम है। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। अब बंगाल से जलपाईगुड़ी स्टेशन से लेखक इलाहाबाद जा रहे हैं महानंदा एक्सप्रेस से, और दोपहर 1:45 का समय है और ये ट्रेन ज्यादातर देर से ही आती है, कभी समय पर नहीं आती। कुछ ट्रेनें ऐसी गिनी चुनी भारत में चलती है, पैसेंजर ट्रेनों की तरह होती है, या पहले ऐसे चलती थी जो पैसेंजर ट्रेनों की तरफ। पैसेंजर ट्रेन मीन्स हर स्टॉप पे रुकते हुए जाती है। कोई एक्सप्रेस या मेल गाड़ी है उसको रास्ता देना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, इस तरह कुछ ट्रेनें होती है। उसी में से एक महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन भी। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत। अब लेखक बता रहे हैं कि जो महानंदा एक्सप्रेस है इसका भी वही स्वभाव बन गया है, अर्थात इस गाड़ी को रोक दिया जाता है और दूसरी ट्रेनों को रास्ता देना इसका एक तरह से स्वभाव या हमेशा की रूटीन में उसी तरह से हो गया है कि पहले महानंदा एक्सप्रेस को रोक दो, दूसरी गाड़ियों को आगे जाने दो। और ऐसे समय में लेखक प्लेटफॉर्म से इधर उधर देखना लेखक की भी आदत हो गई। महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है AC2 कोच, ढूंढते रह जाओगे। अर्थात उस प्लेटफॉर्म पर कोई खास नियोजन नहीं है। अब बहुत पुराना पाठ है तो उस समय लेखक ने जो देखा होगा, उस समय की जो परिस्थितियां रही होगी उसके हिसाब से अब ट्रेन पर इंडिकेटर्स लगे होते हैं जिसके द्वारा हमको पता चलता है कौन सा डिब्बा कहाँ पर आएगा। उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो AC2 ट्रेन कहाँ पर है? AC2 टू टायर AC बोलते हैं जिसको, उसका डिब्बा ही नहीं मिल रहा है, कंपार्टमेंट ही नहीं मिल रहा है। अब लेखक ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रह जाओगे हमेशा की तरह। अब TT AC2 के यात्रियों को AC3 में बर्थ दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी एक तकलीफ, AC2 वाले यात्री को AC3 में बर्थ दे रहे हैं, सीट वहां पर दे रहे हैं।
इसका मतलब है AC2 का डब्बा उस ट्रेन में लगा ही नहीं, तो लोगों को बिठाया जा रहा है AC3 में। अब लेखक वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई, यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसका मतलब है, राष्ट्रीय पुरस्कार का मतलब सच में राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, एक तरह से बहुत भाग्यशाली होगा जिसको नीचे की बर्थ मिल जाए, वो भी खिड़की के पास की। जनरली बहुत कम मिलता है। लेखक वरिष्ठ नागरिक थे, ज्येष्ठ नागरिक थे, इसलिए उन्हें नीचे की बर्थ मिल गई। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है, और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब मैं ठहरा, बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा। इसका मतलब है दूर दृष्टि वाला, दूर तक देखने वाला। अब लेखक या कवि जो मन होता है, वो किसी भी दृश्य को देख करके उसके मन में अनेक कल्पनाएं जगती है, या वह बाहर के मनोहारी दृश्यों को देखने के लिए हमेशा ही आतुर होता है। तो यहाँ पर भी लेखक क्या कर रहा है, लेखक को खिड़की के पास की सीट मिल गई, तब वह उसके पूरी तरह से उसका फायदा उठाएगा लेखक, और बाहर के दृश्यों का आनंद लेने वाला है। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है, और अब केले और अनानास की मनोरम दृश्य वाली के बीच से गुजर रही है। अब ट्रेन कहाँ से निकल चुकी, जलपाईगुड़ी से, न्यू जलपाईगुड़ी से निकली केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से। केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली मतलब वहां पर केले और अनानास की खेती बड़े पैमाने पर बागवानी होती थी, उसके बीच से ट्रेन की पटरियां गुजर रही। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती। अब अनानास की खेती भी देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, केले के बाग भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। मन प्रसन्न हो गया लेखक का। लेकिन प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ लेखक के साथ, मुझे प्लेटफॉर्म पर हॉकर ने अनानास के जो टुकड़े दिए थे वे लगभग कच्चे थे, छल कहाँ नहीं उपस्थित है। इसका मतलब उस हॉकर ने छला था, ठगा था लेखक को, अच्छे अनानास की जगह पर कच्चे अनानास के टुकड़े दिए। अच्छे नहीं लगे, ज्यादा खट्टे होते हैं, अगर वही पके देता तो मीठे होते। तो यहाँ पर लेखक को थोड़ा सा ठगा सा महसूस हुआ कि हॉकर ने उसे अच्छे अनानास के टुकड़े नहीं दिए। किशनगंज जा रहा है, बिहार का सीमांत स्टेशन, बंगाल और बिहार की मिली जुली भाषा और संस्कृति। अब ट्रेन जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है, बंगाल और बिहार सीमांत मतलब सीमा का निकटवर्ती, नजदीक का स्टेशन जहां पर दोनों की सीमाएं मिलती है, उस स्टेशन का नाम है किशनगंज। वहां पर बिहार की भी भाषा और बंगाल की भी भाषा। ज्यादातर जो बॉर्डर पर राज्य होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर भी कुछ हिंदी कुछ मराठी इस तरह से मिली जुली भाषा और संस्कृति होती है। यहाँ पर भी बिहार और बंगाल दोनों ही भाषाएं थोड़ी बड़ी मिली जुली संस्कृति को लेकर के चलती है। अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। इसका मतलब यहाँ पर नेपाल की भी कुछ भाषा चलती है, अर्थात नेपाल के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी, बांस की कोठियां, आम, कटहल, केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल, धान और जूट के खेत। अब ट्रेन में से ये सारे दृश्य दिखाई दे रहे। कहीं कहीं पर कच्चे पक्के घर है, झोपड़े हैं, और कहीं पर बांस की कोठियां, बाम्बू ट्रीज, बांस की, और फिर कहीं पर आम के पेड़, कहीं कटहल के पेड़, और कहीं कहीं सुपारी और नारियल की। तो यहाँ पर सुपारी का एक पेड़ दिखाया, नारियल की तरह लंबा होता है लेकिन थोड़ा पतला होता है उसका तना, और छोटे छोटे फल होते हैं सुपारी के। धान और जूट के खेत, कहीं पर धान की खेती दिखाई दे रही है, तो कहीं पर जूट की खेती। अब जूट क्या होता है, जिससे बोरे बनाए जाते हैं। अब तो प्लास्टिक के बोरे आने लगे, प्लास्टिक के धागों के, पहले जूट के बोरे आते थे, तो मोटे होते हैं, उसमें अनाज भर करके आता था। तो उन जूट से रस्सियां बनाना, और फिर उस रस्सियों से या उस जूट से जूट बैग भी बनता है, अभी भी मिलती है थैलियां, जूट की थैलियां मिलती है। कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बेहे गए हैं। माटी पाथर से दाबकर बोझ को पानी में डुबोया गया है जूट को गलाने के लिए। अर्थात जब जूट की खेती होती है तो उस जूट से सीधे रस्सी नहीं बनती, काफी प्रोसेसिंग है, मेहनत का काम है। फिर उस जूट को सब काट करके लेकर आते हैं, काटने के बाद फिर उसको बोझ बना करके पानी के अंदर डुबाया जाता है गलने के लिए, कि जिससे वो गले और उसमें रेसे तैयार हो। गलने पर ही रेसे उतरते हैं, रेसे ही तो जूट है।
सूखने के बाद रेसे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते और मिलों में टाट, पट्टियां, बोरे, बोरियां तथा न जाने कितने आकार प्रकार में राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब जब जूट गलता है, गलने के बाद उसमें से जो रेसे निकलते हैं, उन रेसों से रस्सी बनती है, गोले बनते हैं और फिर मिलों में जाते हैं। मिलों से फिर टाट, पट्टियां, बोरे, बोरियां, इस तरह के कई चीजें अपने राष्ट्र हित में या देश के काम आने वाली या देश के सेवा में उपस्थित होती है। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। अब यहाँ पर मेरे बचपन में गांव की गड़ही के पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती थी। अब न सनई रही न गड़ही। इस तरह से जूट का प्रोसेसिंग हो रहा है। ये खेती है, खेती करने के बाद फिर पानी के अंदर इसको डुबो करके रखते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो जूट को काट करके पानी के अंदर डुबोते हैं और पत्थर से और मिट्टी के बड़े जो ढेले होते हैं उससे दबा दबा करके इसको रखते हैं, जिससे पानी के ऊपर ना आए। पानी से जब वह सड़ता है, गलता है, गलने के बाद उसके रेसे बचते हैं। फिर इस तरह से उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो रेसे बनते हैं फिर उसे कंपनी में ले जाते हैं। वहां पर इस तरह से उसकी पट्टियां बनती है, टाट बनता है, बोरियां बनाने के काम में आता है। अब गांव में भी लेखक ने अपने समय में देखा था कि गड़ही में पहले सनई सनई बेही जाती है। सनई भी जूटी है, पटसन की तरह होता है। उसे बेही जाना मतलब पूरी तरह से भिगाना, सड़ाना, गलाने के बाद फिर उससे रस्सियां बनाना। सन सुतली की रस्सियां अब स्मृति शेष हो गई है, अर्थात अब इस तरह की रस्सियां नहीं मिलती। अब उसकी जगह पर ज्यादातर मिलों में प्लास्टिक की रस्सियां बनती है। अब वह मार्केट में आ गई है। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया है। इस तरह से देखते हैं कि जब जूट को भिगाया गया तो जूट का जो रंग होता है वह पूरी तरह से पानी में उतर आया। पूरा पोखर कलुआ गया है। कलुआ अर्थात काले रंग का, भूरे रंग का हो गया है। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, वे इच्छा मृत्यु मांगती है। अब जो स्थिति है उसमें विषैला पानी हो गया है। पानी के अंदर जूट के जो विषैले तत्व है वो मिल गए हैं या ऊपर से पूरी तरह से छा गया है जूट, तो नीचे पानी में सांस लेने में मछलियों को दिक्कत होती है। मछलियां इच्छा मृत्यु मांगती मतलब उनके दम घुटने लगता है, वो मरना शुरू हो जाती है। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यानावस्थित लोग। कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे, कब बंसी की डोर मछली को खींचे। इस तरह से कई लोग मछली मारने के लिए कांटा फंसा करके बैठे हुए, जिससे जैसे ही मछली थोड़ा बहुत सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ आए वे तुरंत मछली को पकड़े और उसका शिकार कर सके, या डंडी में फंसे उस डंडी को तुरंत बाहर खींच करके मछली का शिकार कर सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों से जी तोड़ मेहनत की है। जुताई, बुवाई, रोपाई, निराई, ये सब खेती के काम है। हल जोतना, फिर धान या बीज बोना, उसके बाद उसकी रोपाई करना, फिर निराई करना, ये सब उसके अंदर के जो भी घास है, वीड्स है, उसको निकाल करके अलग करना, खेतों को साफ करना। ये सब काम करने के बाद जब किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद फिर आज वो फुर्सत मिली है थोड़ा उसे, तो वह मछली मारने आया है। तब कहीं जाकर धान की हरितिमा लहराती है। अब इन्हें फुर्सत मिली है। बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक है। बंसी अर्थात बांसुरी। बांसुरी लेकर के पोखर जो तालाब है उसके किनारे बैठे हैं। अब उनको थोड़ा सा समय मिला है खेती के कामों से। उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक में तन मन एकाग्र हो जाता है। जब पूरे तन मन को एकाग्र और ध्यान लगा करके बैठेंगे पोखर के किनारे, तभी कहीं जाकर के मछली फंसती है। तो इसका मतलब इस शौक के कारण उनका तन मन सब एकाग्र हो जाता है मछली मारने में। महानंदाएं आती जाती रहे, न कुछ और दिखाई देता है न कुछ और सुनाई देता, देश दुनिया से बेखबर। ऐसी नदियां आते जाती रहती हैं, बहते रहती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ भी सुनाई न देता है, न कुछ दिखाई देता है। यहाँ महानंदाएं गाड़ी के लिए भी कहा गया है। महानंदा एक्सप्रेस बगल से गुजर भी जाए तो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो अपना काम करने में पूरी तरह से तल्लीन होते हैं, व्यस्त होते हैं, पूरे एकाग्र मन से मछली मारने के लिए बैठे, दुनिया से बेखबर। और उधर कालियाचक में क्या हो रहा है? दूर नहीं है मालदा, प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का जिला मालदा। उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक। काल चक्र का तद्भव रूप है कालियाचक। कितना विद्रुप हो गया है तद्भव।
अब कालियाचक कहाँ पे है? बंगाल का ही एक प्रसिद्ध स्थान है मालदा। मालदा के आम बहुत फेमस है और वहीं पे एक उपनगर है कालियाचक। अर्थात अब पहले की तरह उतना सुंदर नहीं रह गया है, उतना घना जंगल अब नहीं रह गया है। कालियाचक काफी घना जंगल माना जाता था बंगाल में। यह उपनगर बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित है। सीमा रेखा पर बाढ़ खड़ी है, यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से बाढ़ लगाई गई है बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश हमारे देश से सटा हुआ छोटा सा देश है। अब उसकी सीमा से सटे हुए कि जिससे कोई बाहर के आतंकवादी या दूसरे लोग हमारे देश में ना आ सके, इसके लिए सीमा रेखा पर इस तरह से तार की बाढ़ लगाई जाती है और हमारे सैनिक पहरा देते रहते हैं। पुलिस और बीएसएफ, बाढ़ के दोनों ओर खेत है, पुलिस और बीएसएफ है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, सर जवान यहाँ पर तैनात हैं। हाँ बोलो। मजदूर और किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर बिहार का यह विस्तृत भूभाग आरंभ होता है। इसके बाद उत्तर भारत का, बिहार का विस्तृत भूभाग मतलब फिर समतल जमीन और भूमि दिखाई देने लगती है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है। जहां तक देख पा रहा हूँ पानी ही पानी। एक बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है, बीच में से पटरियां गुजर रही है। इस साल भी बिहार में प्रतिवर्ष की तरह बहुत ही भीषण बाढ़ आई। हम लोग समाचार न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से बाढ़ आई और वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में भी लगभग 3-3 4-4 फुट ऊपर तक पानी है। लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। चारों तरफ गंदा पानी घरों में भी भरा है और खाने के लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। बाहर तक निकल पाने में लोग असमर्थ है। तो यह दृश्य वहां के लिए एक विनाश लीला का दृश्य, बिहार के लिए हमेशा का ही, कोई नया नहीं। प्रतिवर्ष वहां पर इस तरह से बाढ़ आते रहती है। पेड़ रूप पानी में, पेड़ रूप अर्थात जो भी वृक्ष है, सब कुछ, पशु है, जानवर है, पानी में डूब रहे हैं। घर द्वार पानी में। कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी? बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण, इसका मतलब है कि काफी ये जमीन बाकी के भागों से नीचे है, इसलिए यहाँ पर पानी ज्यादा भरा रहता है। और हर वर्ष इसी तरह से होता है। महीनों हो गए बाढ़ आकर के, फिर भी पानी अभी तक उतरा नहीं है, भरा हुआ है पानी अभी भी। और हवाई सर्वेक्षण का मतलब है कि, हवाई सर्वेक्षण का मतलब नेता लोग, मंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करते, नीचे की विनाश लीला देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत कारगर कदम सर अभी तक नहीं उठाया गया जिससे कि वहां की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो सके। अब यहाँ पर भी बिहार का एक दृश्य दिखाई दे रहा है, किस तरह से विनाश लीला बाढ़ की, और उसमें किस तरह से पशु पक्षी जानवर त्रस्त है और लोग किस तरह से अपने बच्चों को लेकर के, संभाल करके, अपने जानवरों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ऊंची जमीन की विशद पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। पानी के क्षितिज विस्तार के बीच चली जा रही। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए। जनसंख्या विस्फोटक, बच्चे खेल कूद रहे। सर्वहारा परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केस विन्यास कर रही। अब ये सब जाएंगे जहां पर शिविर लगा होगा। अब उस शिविर के पास जाने पर बहुत सारे, ढेर सारे बच्चे, अब इस दृश्य में भी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, अर्थात जनसंख्या ज्यादा है। अब ये सब कहा जाएंगे उस शिविर में, राहत शिविर में। बच्चे खेल कूद रहे हैं। सर्वहारा परिवार मतलब सब जगह से हारा हुआ परिवार। उसी की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठ करके, जहां पर शिविर लगा है, कैंप लगा है, वहीं पर बैठी दर्पण में, दर्पण के सामने केस विन्यास अर्थात बाल ठीक करने का काम कर रही है। बिहार का शोक ओ कोसी, शोक ओ कोसी अर्थात कोसी नदी को कहा गया है कि वहां पर शोक लाने का काम करती है। शोक अर्थात दुख। इसका मतलब है प्रति वर्ष कई लोग यहाँ पर बाढ़ के, आपदा के कारण मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अगर स्मशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो भी वह विस्थापित परिवार की कुल वधु मसान की पीठ पर बैठकर वेणी संहार करेगी। अर्थात विस्थापित परिवार अर्थात
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हुआ परिवार, क्योंकि बाढ़ के कारण वह विस्थापित हुआ है, दूसरे स्थान पर गया है। दूसरे स्थान पर जाने के बाद उसकी जो कुलवधु है, कुलवधु अर्थात नई नवेली दुल्हन आई होगी, अगर उसे स्मशान में भी शिविर लगा दिया जाए तो वहां पर भी वह बैठ करके बाल अपना संवारती हुई दिखाई देगी। इधर बाढ़ में डूबा बिहार पानी से मुक्ति चाहता है, उधर महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। अब बिहार में पानी ही पानी चारों तरफ जलमग्न है, लोग वहां से पानी से मुक्ति चाहते हैं। मराठवाड़ा और महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब भागों में परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं, अर्थात वहाँ की किसान काफी खुश हैं, क्योंकि वहां पर सही पैमाने पर बरसात हुई है, अतिवृष्टि नहीं हुई है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। कटिहार के बाद भूदृश्य फिर बदलता है, बाढ़ के दृश्य अब नहीं दिख रहे, शाम का धुंधल का उतर रहा है। अब कटिहार स्टेशन है, कटिहार पार करने के बाद फिर आगे का दृश्य बदल जाता है, अब बाढ़ की स्थिति यहाँ पर समाप्त हो गई है, चारों तरफ फिर से खेत खलिहान दिखाई देने लगे। अब शाम का धुंधल का उतर रहा है, अर्थात शाम हो रही है। बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा के अनंत में, अर्थात बिहार रात की बाहों में मतलब बिहार में अब रात हो रही है, और मैं निद्रा के अनंत में अर्थात मैं फिर से शाम हो गई, ट्रेन में आराम से सो जाना चाहता है लेखक। सवेरा हो गया है, रात में आराम से लेखक सो गए, फिर सवेरा हो गया। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई, अर्थात दक्षिण बिहार को लेखक ठीक से नहीं देख पाया। मुगल सराय स्टेशन भी पीछे छूट गया, महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। अब इन सब स्टेशनों को पार करके लेखक महानंदा एक्सप्रेस से अब चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में पहुंच चुका है, और बाकी जो समय था दक्षिण बिहार का वो सब रात में बीत चुका है, अर्थात उस समय लेखक सोया हुआ था। कहाँ है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित ये रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएं। आप चंद्रकांता और उस समय का ये जो जंगल है, देवकीनंदन खत्री जी ने एक चंद्रकांता उपन्यास लिखा था, उसमें इस जगह का वर्णन है। काफी घना जंगल, बहुत ही डरावना जंगल, खोह और कंदराएं, ढेर सारी गुफाएं, और ऐसा एक सीरियल भी टीवी पर इसी पर आधारित चंद्रकांता सीरियल भी बहुत पहले आया था। अब ये रहस्यमय जंगल अब लगभग समाप्त हो चुकी है, इतने घने जंगल अब नहीं रह गए। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। सरपत एक तरह की घास होती है, बहुत धारदार, बहुत ऊंची होती है, अगर हम ठीक से अगल बगल से भी गुजर रहे हैं उसको पकड़ लिए तो हाथ कट सकता है, छील सकता है, इस तरह की बहुत धारदार घास होती है। अब ये सब सरपत का दृश्य लेखक को दिखाई दे रहा है, ये प्रतीक है जंगल के, नदी नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे, प्रतीक में अर्थात अब धीरे धीरे पूरी तरह से जंगल समाप्त होते जा रहा है। अब इन जंगलों को हम इसी तरह से देखेंगे कि उसका जो अवशेष बचा है, कुछ पेड़ जंगली बचे हैं, कुछ टूटे फूटे नदी नाले बचे हैं, तो उन्हीं को देख करके हम याद करेंगे कि कभी प्रकृति इस तरह से हुआ करती थी, अर्थात पूरी तरह से जंगल अब समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। पानी में प्रसन्नचित खड़े हैं धान, यहाँ पर दिखाया है धान का दृश्य, और ट्रेन उसके बगल से गुजर रही है। नीचे रेल लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह जलाशय बना दिए, कई जगहों पर पानी जमा है, और उन पानी में कुएं से समन्वित है ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टि पथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर यह तक वह छवि, अर्थात लेखक के मन पर, मस्तिष्क पर एक ऐसा दृश्य अंकित होता है कि वह कभी भूलेगा नहीं। अब इस जलाशय में ऐसा क्या खास था, तो जलाशय का पानी उज्जवल नीलमणि सा दमक रहा था, मतलब उस जलाशय का पानी एकदम साफ सुथरा था, नीलमणि की तरह दमकता हुआ, चमकता हुआ पानी। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थनामय मुद्रा में पानी में खड़ी है कुमुदनिया। अब ये मृणाल है, डंठल है, इस डंठल पर अनेक कुमुदनिया, लिली, वाटर लिली का पौधा दिखाई दे रहा है, ढेर सारे एक साथ खिले हुए कुमुदनिया दिखाई दे रही, खिली, अध खिली, अनखिली, कहीं पर उसे कली दिखाई दे रही है, कुछ अध खिली जो थोड़ी ही खिली है, पूरी तरह से खिल नहीं पाई है, और कुछ पूरी तरह से खिली हुई कुमुदनिया।
पानी पर ठहरे हैं कुमुदनी पत्र। कुमुदनी पत्र अर्थात उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, कमल के पत्ते की तरह। कुमुदनी अलग होती है कमल से। पानी के अरण्य में विहार कर रही है नन्ही नन्ही मछलियां, और इतने साफ सुथरे पानी में छोटी छोटी मछलियां भी विहार कर रही है, घूम रही है। ऐसा लेखक को दृश्य दिखाई दिया जो कभी उसके मन मस्तिष्क से हटने वाला नहीं है, अर्थात वो चिर स्मृति में रहेगा, हमेशा यादों में रहेगा। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। अब जलाशय, उस नदी के किनारे एक घास है नरई। इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली। एक नरम सलाका सूर्योन्मुखी। सूर्योन्मुखी का मतलब है सूर्य की दिशा में मुख करके। एक ऐसी घास जिसका डंठल ओपन होता है, खाली। जैसे ये है उसी तरह से नरई भी एक घास है जो भीतर से पूरी तरह से खोखली होती है, पाइप की तरह। उसमें कोई गांठ नहीं होती, कोई पत्ता नहीं होता, सीधे साधे वह घास खड़ी रहती है। नरम सलाका सूर्योन्मुखी अर्थात उसका डंठल नरम होता है और सूर्य की तरफ मुंह करके, सूर्य की दिशा में मुंह करके वह घास खड़ी रहती है। कोई देखे न देखे, कोई चिन्ह न चिन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है, सृजनहार तो चिन्हता है, प्रतिपालक तो जानता है। अब यहाँ पर सृष्टिकर्ता अर्थात भगवान से संबंधित लेखक ने बात कही है कि इस घास को कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि की रचना की है, जिस प्रभु ने सृष्टि को बनाया है, सृजनहार, जग को बनाने वाला, जग को पालने वाला प्रतिपालक, वह तो जानता ही है कि कौन कहाँ पर है। वह हर चीजों को, जिसको भी उसने निर्मित किया है, निर्माण किया है, उसे वह देखते रहता है। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था और एक कालजयी साखी रच। कालजयी साखी, यहाँ पर एक रचना रच दी किसी ने। कालजयी अर्थात जो बहुत समय तक, चिर समय तक अस्तित्व में रहे, इस तरह से कालजयी। अब क्या लिखा है उन्होंने? सतगंठी कौपिन दय साधुर मानय संग, राम अमली माता रहे विनय इंद्र कौ रंग। भस्म स्नात देह पर सात गांठों से गठा कौपिन धारण। कौपिन अर्थात लंगोट धारण करना। कौपिन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय सा खड़ा होता है, वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित होते हैं। इसका मतलब पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर मिल करके बना है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर इन पांच चीजों से मिलकर के बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। उस तरह से यहाँ पर एक साधु खड़ा है, और साधु क्या कर रहा है? शाम के समय या सुबह के समय, दोनों समय वो इस भागीरथी के किनारे, भागीरथी गंगा, इस तट पर खड़ा होकर के वह सूर्योदय के सामने खड़ा होता है और प्रार्थना करता है। जीवन और जगत का महानायक हो जाता है। महानायक मतलब सबसे बड़ा नायक इस संसार का अपने आप को प्रतीत करता है। भगवान के सामने वह प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। अब इसके बाद है शब्द संसार। शब्द संसार, वर्ड मीनिंग उसका, सनई छोटा सा पौधा जिसके रेशों से मैंने बताया कि रस्सी बनती है। गड़ई छोटा गड्ढा, गांव में जाएंगे तो छोटे छोटे तालाब होते हैं, उसको गड़ई बोलते हैं, तालाब की तरह ही होता है गड़ई। दुर्दांत बेकाबू, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। दृष्टा, दूरदृष्टि वाला। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, अभाव। सरपत, एक तरह की घास है, सरकंडा। अवस्थित, टिका हुआ, ठहरा हुआ। मृणाल, पता है, मैं कमल की जो जड़ है उसको मृणाल कहते हैं। कौपिन, जैसे साधु ने धारण किया था लंगोटी, उसे कहते हैं कौपिन। निहाल होना, बहुत अधिक आनंदित होना। अब ये स्वाध्याय जो कृतियां दी गई उसको पूरा करना है। किशनगंज की क्या विशेषताएं थी? पाठ में प्रयुक्त खेती से संबंधित निराई, जोताई, बुवाई, इस तरह के शब्द आए थे। बंगाल का जिला आम के लिए प्रसिद्ध है, सही है, हम लोगों ने देखा। शाम का धुंधल का उतर रहा है, सही बात है। सत्य असत्य लिखना है, तो इसको पढ़ेंगे आप सब तो दिखाई देगा, पाठ में है सारी बातें। लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की। ट्रेन का नाम था महानंदा एक्सप्रेस। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम भी महानंदा है। ऐसे पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जहां पर सनई पटसन जैसी चीजें रखी गई थी, तो वह कलुआ गया था पानी, ऐसा एक शब्द आया है। तो जिसमें सांस लेने में मछलियों को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।